नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरें कुछ खास हैं। बिहार में इतिहास रचने वाली वोटिंग, वंदे मातरम का 150वां साल और राजनीति में नए चेहरे और महिलाओं की धमाकेदार एंट्री। लेकिन सबसे बड़ी हलचल है समाजवादी पार्टी में आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद मची है। इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हमें संकल्प से सिद्धि का रास्ता पता है, औरंगाबाद की रैली में बोले पीएम मोदी। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आजम खान, 30 मिनट तक हुई सियासी बातचीत। वंदे मातरम का 150 साल पूरे, पीएम मोदी ने लॉन्च किया 150 साल का वंदे मातरम सिक्का। पीएम मोदी की आपकी जमीन लेकर अडानी अंबानी को देते हैं, बोले राहुल गांधी। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी के खाते से 56 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी, जांच जारी। गोवा में डीएम को मिला एनएसए लगाने का अधिकार, 3 महीने के लिए मिली अनुमति। अतीक के बहनोई, वकील, ड्राइवर और नौकर की जमानत अर्जी खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जकार्ता में जुमे की नमाज के बीच मस्जिद में ब्लास्ट, 54 घायलों में अधिकतर छात्र। सोने में भारी गिरावट जारी, 1,22,170 रुपए हुआ 24 कैरेट गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 95 अंक टूटा, निफ्टी 25,500 के नीचे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण की वोटिंग ने अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 75 साल के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा वोट पड़े। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त होने तक 64.66% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि यह आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ने का अनुमान है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। लेकिन अब सवाल है कि आखिर इतनी जबरदस्त वोटिंग कैसे हुई? क्या महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने इसे इतना बड़ा बनाया और इस रिकॉर्ड से किसे फायदा होने वाला है? चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। आपको बता दें, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.66% मतदान दर्ज किया गया। ये 1951 के बाद अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत है। इससे पहले 1998 के चुनाव में 64% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा मतदान मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में हुआ। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में 70.96%, समस्तीपुर में 70.63%, माधेपुरा में 67.21%, वैशाली में 67.37%, सहरसा में 66.84%, खगड़िया में 66.36%, लखीसराय में 65.05%, मुंगेर में 60.40%, सिवान में 60.31%, नालंदा में 58.91%, पटना में 57% रहा। पिछले चुनावों की तुलना करें तो 2020 में 57.29% और 2015 में 56.91% वोटिंग हुई थी। इसका मतलब इस बार लगभग 8% वोट ज्यादा पड़े। वहीं इसी बढ़ी हुई वोटिंग का कारण एसआईआर और वोटर सूची में नाम कटने के डर से लोग ज्यादा जागरूक हुए। वहीं छठ पूजा के बाद वोटिंग होने से लोग ज्यादा उत्साहित रहे। महिलाओं की बड़ी भागीदारी, कई जगह लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। हालांकि वोटिंग शानदार रही, लेकिन कई जगह चुनावी घटनाओं ने सुर्खियां भी बटोरी। जैसे पटना मनेर में आरजेडी उम्मीदवार ने पुलिस को धमकाया, वैशाली में सीआरपीएफ जवानों पर पथराव हुआ, दरभंगा में पुलिस पर पथराव हुआ, 2 हिरासत में हैं, सारण लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग और हमले, 10 जिलों में ईवीएम खराबी, सीवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में कुछ बूथों पर मतदान का बहिष्कार हुआ। मुंगेर के नक्सल प्रभावित भीमबंद गांव में 20 साल बाद पहली बार वोटिंग।
लेकिन इन सब के बावजूद वोटिंग उत्साह में कमी नहीं आई। खास बात यह रही कि महिलाओं ने इस बार वोटिंग में खास योगदान दिया। उनके लिए चलाई गई योजनाओं ने नीतीश कुमार की लोकप्रियता को मजबूत किया। वहीं शराबबंदी का सामाजिक असर भी महिलाओं की जीवन शैली और घर की शांति पर पड़ा, जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हुआ। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार को आज भी संवेदनशील और संतुलित प्रशासक के रूप में देखा जाता है। उनकी ताकत ही उन पर 20 साल में भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप नहीं लगा। सड़क, बिजली, पुल, फ्लाईओवर, स्कूल, अस्पताल जैसे विकास कार्य किए गए। केंद्र की योजनाओं का असर भी उनके पक्ष में गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश के शासनकाल में बिहार के विकास की तस्वीर बदल गई है। सड़कें चकाचक, पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर, गंगा पर लंबा पुल, 24 घंटे बिजली, स्कूल और अस्पताल का विस्तार, ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़कों का नेटवर्क, सभी जातियों और वर्गों में संतुलित विकास। हालांकि इस सब के बावजूद बेरोजगारी और पलायन की समस्या बनी है, पर जनता मानती है कि कम से कम कुछ सुधार हुए हैं। देखा जाए तो पहले चरण की वोटिंग ने साबित कर दिया कि बिहार के मतदाता अब उदासीन नहीं हैं। महिलाएं, युवा और मुस्लिम समुदाय की बढ़ी हुई भागीदारी ने चुनावी तस्वीर को बदल दिया है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता, प्रशासनिक छवि, सामाजिक संतुलन और विकास के कामों ने उन्हें मजबूत बनाए रखा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग नीतीश कुमार और एनडीए के लिए आगामी चुनाव का संकेत है? पहले चरण की तस्वीर तो ये कहती है कि बिहार में बदलाव की लहर के साथ जनता ने अपनी राय जोरदार तरीके से दर्ज कराई है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर आज कुछ खास कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, सिक्का जारी किया और वंदे मातरम की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक अवसर की पूरी कहानी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में अपने संबोधन की शुरुआत वंदे मातरम को एक मंत्र, ऊर्जा और संकल्प बताते हुए की। उन्होंने कहा, यह गीत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मां भारती की साधना और आराधना है। पीएम ने कहा, गुलामी के समय वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष बन गया था और देश के लाखों महापुरुषों ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। उन्होंने कहा, वंदे मातरम के सामूहिक गान का अनुभव वाकई अद्भुत है। ये हमें इतिहास से जोड़े रखता है, वर्तमान को आत्मविश्वास देता है और भविष्य के लिए नया हौसला जगाता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के सभी कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महाउत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को
इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीआर केशवंत ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ छंद हटाए गए थे। उनका दावा है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने देवी दुर्गा की स्तुति वाले पद हटा दिए ताकि मुस्लिम समुदाय की नाराजगी ना हो। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक भूल थी और हमारी युवा पीढ़ी को इसे जानना जरूरी है। वहीं इतिहास में देखा जाए तो 1937 और 38 के दौरान मुस्लिम लीग के विरोध के कारण कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटा दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पंडित नेहरू से इस बदलाव की मांग की थी। कांग्रेस इसे मुस्लिम विरोधी भावनाओं को दूर करने के लिए किया था ताकि गीत हर समुदाय के लिए स्वीकार बन सके। आपको बताते चलें, वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1975 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से की थी। ये गीत मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताता है और स्वतंत्रता संग्राम के समय देशवासियों के लिए प्रेरणा बन गया। जाहिर है, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की एकता, गौरव और संकल्प की पहचान है। 150 साल के इस सफर में इतने भारतीयों को जोड़ते और प्रेरित करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए उनके महत्व और संदेश को फिर से उभारा। इतिहास को समझना और अपने मूल्यों से जोड़े रखना आज के समय में उतना ही जरूरी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार की राजनीति में बदलाव की लहर है। अब विधानसभा और संसद की राह सिर्फ गॉडफादर या राजनीतिक परिवार वालों के लिए नहीं, पेशेवर, सामाजिक कार्यकर्ता, गायिका, पत्रकार और हाँ, युवा महिलाएं भी इस खेल में उतर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बिहार के बाहुबली राजनीति में टिक पाएंगे? आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही महिलाओं की कहानी जो राजनीति की नई सुबह की मिसाल हैं। ऋतु जायसवाल, परिहार का विरोधी चेहरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं परिहार की, जहां से राजद की पूर्व महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल दोबारा चुनावी मैदान में हैं। कोई राजनीतिक विरासत नहीं, सिर्फ सामाजिक कार्य और जनसंपर्क। 2020 में हार गई थी लेकिन अब निर्दलीय होकर मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने कहा, मैं महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रही हूं। आपको बता दें, परिहार विधानसभा में यादव, बनिया, मुसलमान हर जाति का वोट है और ऋतु ने सभी वर्गों में अपनी पकड़ बना ली है। यही कारण है कि राजनीति के बड़े नेताओं को भी अब यहां उतरना पड़ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत सीट बचाने में लगी है तो दूसरी तरफ आरजेडी अपनी वापसी का बिगुल बजा रही है, क्योंकि परिहार अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बिहार की सत्ता की धड़कन बन गया है। दिव्या गौतम, दीघा की परिवर्तन की लहर। दिव्या गौतम की बात करें तो दीघा शहरी सीट से भाकपा माले की उम्मीदवार दिव्या गौतम भी कोई राजनीतिक विरासत में नहीं बल्कि सामाजिक और छात्र आंदोलन से राजनीति में आई। उनकी पहचान लिंग समानता और छात्र हड़ताल है। उनका अभियान घर घर जाकर और थिएटर शो के जरिए जनता तक पहुंचना है। उनके थीम सॉन्ग परिवर्तन की लहर सोशल मीडिया पर वायरल है। दिव्या कहती हैं, मेरी पहचान मेरा संघर्ष है, रिश्ते नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया के खिलाफ उनका मुकाबला रोमांचक है। अगर महागठबंधन एकजुट रहा तो दिव्या जीत सकती हैं। मैथिली ठाकुर, मिथिला की बेटी। तीसरी हैं लोक गायिका मैथिली ठाकुर। 25 साल की लोक गायिका और सोशल मीडिया स्टार मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की मिथिला की बेटी के रूप में अलीनगर से मैदान में हैं। उनका कोई राजनीतिक घराना नहीं, संगीत की दुनिया से आई हैं। उनका विरोधी भी ब्राह्मण है, लेकिन मैथिली कहती हैं, मैं अलीनगर की बेटी हूं। जनता मेरी पहचान को जानती है। लोकल मीडिया और सोशल मीडिया की तारीफ के बीच मैथिली का चुनाव अभियान युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर फोकस है। चौथी हैं छोटी कुमारी, छपरा की मेहनती बेटी। छोटी कुमारी यानी कि छोटी देवी कुमारी सारण जिले से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। बिना किसी राजनीतिक विरासत के सिर्फ मेहनत, सामाजिक कार्य और ग्रामीण जुड़ाव के दम पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। छोटी कुमारी महिलाओं की सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय विकास के मुद्दे पर काम करती आई हैं।
उनका कहना है, मैं नेता नहीं बेटी और बहन बनकर काम करूंगी। वहीं मोदी नीतीश की विकास छवि उनके पक्ष में है। ऐसे में उनकी जीत की संभावना 40 से 45% है। पांचवी है इंदु गुप्ता, हसनपुर की सामाजिक न्याय की आवाज। आखिर में हैं इंदु गुप्ता। 40 वर्षीय इंदु गुप्ता समस्तीपुर के हसनपुर से जन सुराज पार्टी की टिकट पर मैदान में हैं। बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने सिर्फ सामाजिक सक्रियता के हलचल अपनी बढ़ाई है। महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, यही उनके चुनावी मुद्दे हैं। गांव-गांव जाकर मां बहनों से जुड़ाव और जमीनी काम उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हैं वो महिलाएं जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक पहचान के अपने दम पर चुनाव में कदम रखा। बिना राजनीतिक विरासत के सिर्फ मेहनत, जनसंपर्क और मुद्दों की ताकत पर ये महिलाएं राजनीति में अपनी जगह बना रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये महिलाएं बिहार की बाहुबलीय और जातीय राजनीति को चुनौती दे पाएंगी? क्योंकि संघर्ष और जनसंपर्क उन्हें मौका जरूर दे सकता है, लेकिन बाहुबल और जातीय समीकरण एक चुनौती है। जीत का मतलब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का संदेश भी होगा। अगर ये जीतती हैं तो ये सिर्फ सीट जीतना नहीं होगा बल्कि ये बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और बदलाव की जीत होगी। बिहार की राजनीति अब सिर्फ जाति और बाहुबल का खेल नहीं बल्कि महिलाओं और नए चेहरों का भी मैदान बन रही है। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आज लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई। जी हां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान फिर चर्चा में हैं। जेल से रिहाई के बाद आजम खान की मुलाकातें लगातार मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। आज वो पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मुलाकातें, इतनी बातचीत और इतने नेता उनके पास क्यों आ रहे हैं? क्या सपा में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? आपको बता दें, आजम खान की यह मुलाकात अखिलेश यादव से उनकी जेल से रिहाई के बाद दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव खुद रामपुर पहुंचे थे और आजम खान से मुलाकात की थी। आज की मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं अपने परिवार के साथ हूं, अन्याय के बारे में बताने आया था। आजम खान ने मुलाकात के दौरान अपने ऊपर लगे मुकदमा और देश के वर्तमान माहौल पर भी कटाक्ष किया। उनका कहना था कि देश का माहौल खराब हो रहा है और बदलाव के लिए एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके विरोधी भी उनसे मिलने आ रहे हैं और ये हैरानी की बात है कि इतने जुल्म सहने के बाद भी वे जिंदा हैं। हालांकि आजम खान अब तक सभी कयासों को खारिज करते आए हैं, लेकिन उनकी लगातार मुलाकातों और बयानबाजी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। गुरुवार को उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सुबगतुल्लाह अंसारी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अखिलेश यादव के करीबी अभिषेक मिश्रा भी उनके साथ मौजूद थे। जाहिर आजम खान 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। उन्हें 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने वीरवार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। आजम खान पर कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि जेल से रिहाई के बाद आजम खान लगातार चर्चा में हैं। उनकी मुलाकातें, बयान और नेताओं का उनके पास आना जाना राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह सिलसिला किस मोड़ पर जाकर रुकेगा और क्या सपा में सच में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। फिलहाल आजम खान और अखिलेश यादव की ये मुलाकात हर राजनीतिक निगाहों पर टिकी है। तो आज हमने देखा बिहार की रिकॉर्डिंग वोटिंग, महिला और युवाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, वंदे मातरम का 150वां साल और फिर सपा के दिग्गज नेता आजम खान की लगातार मुलाकातें। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये सवाल और भी गंभीर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ खबरें अब तक में। पर क्यों, हम आपके लिए लाते हैं हर मोड़ की ताज़ा और सटीक खबरें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।